हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस फीवर बाय पीजे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के पार्ट 1 की बात की थी और जिसमें कि हमने काफ़ी सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के पार्ट 2 की बात करेंगे। तो ये वीडियो मैंने जो है ये पार्ट्स में इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से आप लोगों को भी पढ़ने में ईजी रहता है। तो चलिए इस पार्ट को हम देख लेते हैं। तो हमने अपने जो पिछले पार्ट में देखा था वो देखा था एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई, जिसमें कि हमने ये सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे, बहुत ही डिटेल में स्टडी की थी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है मेरी वो वीडियो तो प्लीज़ जाके पहले उसे देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वाला पार्ट भी ईजिली समझ में आ जाए। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि जो ह्यूमन आई है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSIR में भी, ICMR में भी, और इसके अलावा जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आई कवर कर ली थी। इसके अलावा हमने एनाटॉमी ऑफ आई बॉल का फर्स्ट वाला पार्ट यानी कि वॉल्स, ट्यूनिक्स और लेयर, इसके 2 पार्ट्स कवर कर लिए थे। इसका जो पहला पार्ट था वो था फाइब्रस ट्यूनिक, जिसमें कि स्क्लेरा, कॉर्निया, इनकी हमने डिटेल में स्टडी की थी। और इसके अलावा दूसरा जो है वेस्कुलर ट्यूनिक, जिसमें हमने इसका कोरॉइड, इसके अलावा आइरिस, सिलियरी बॉडी, सिलियरी प्रोसेसेस, मसल्स, इनके बारे में पढ़ा था। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेटिना के बारे में, जो कि इसका सबसे इंटरनल वॉल है, जिसे हम नर्वस ट्यूनिक भी कहते हैं वो, और लेंस और इंटरनल कैविटीज़ के बारे में भी देखेंगे। तो लेंस और इंटरनल कैविटीज़ के बारे में भी देखेंगे। जो हमारी थर्ड वीडियो आएगी, थर्ड पार्ट जो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का, उसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ विजन को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये जो दोनों ही पार्ट्स हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं पार्ट से आते हैं और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम देखेंगे रेटिना के बारे में। तो रेटिना जो है वो क्या होती है, वो सबसे इंटरनल ट्यूनिक है, सबसे इंटरनल लेयर है आई की। तो हमने 2 लेयर्स देखी थी, जिनमें कि हमने जो सबसे आउटर लेयर थी वो उसे बोला था स्क्लेरा, और उसका आगे का पार्ट कॉर्निया। तो स्क्लेरा और कॉर्निया जो है वो फाइब्रस ट्यूनिक में इन्वॉल्व होती है। इसके बाद जो दूसरा और मिडिल वाला पार्ट था वो था कोरॉइड। कोरॉइड के साथ साथ इस वाले पार्ट में आइरिस, सिलियरी बॉडी, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं। और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं, यानी आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और जो सबसे आखिरी है, जो आपको यहाँ पर येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट है इसका नर्वस ट्यूनिक, या इसे वो हम बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना जो है वो आई का पोस्टीरियर 5/6 पार्ट कवर करती है। पोस्टीरियर पार्ट में ये बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा ये जो रेटिना है, ये इसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी आपको जो कुछ भी दिखाई देता है ना, वो रेटिना पर बनने वाले इमेज की वजह से ही दिखाई देता है। बस इतना समझ लीजिए। इसके बाद रेटिना की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो रेटिना की स्ट्रक्चर क्या होती है कि इसमें मेनली 2 लेयर्स मिलती हैं। एक होती है पिगमेंटेड लेयर और एक होती है न्यूरल लेयर। तो जो पिगमेंटेड लेयर है वो कहाँ पर होती है इसकी, और न्यूरल लेयर कहाँ पर होती है। तो जो हमने कोरॉइड वाली बात की थी ना, जो हमने कोरॉइड देखा था यहाँ पर, तो कोरॉइड की तरफ वाला जो पार्ट है इसका रेटिना का, वो होता है पिगमेंट लेयर, और उसके नीचे की तरफ आ जाती हैं ये सारी बाकी की न्यूरल लेयर्स। तो पिगमेंटेड लेयर होगी कोरॉइड के जस्ट नीचे, और पिगमेंटेड लेयर के नीचे होगी न्यूरल लेयर। इस पिगमेंटेड जो लेयर होती है, ये जो पिगमेंटेड लेयर होती है, ये बिल्कुल कोरॉइड के ही लगभग समान होती है। क्योंकि इसके अंदर भी मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि कोरॉइड के अंदर भी मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, इसकी वजह से वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। ऐसे ही पिगमेंटेड लेयर में भी मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से ये भी डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है। और इसके अलावा इसमें कुछ फैगोसाइट्स भी मिलती हैं। ये जो फैगोसाइट्स हैं वो कोन और रॉड सेल्स का जो भी ओल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको खा जाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस तरह से क्लीनिंग का काम भी ये कर रही है। और क्या काम करेगी, और ये नीचे जो फोटो रिसेप्टर लेयर है जिसमें रॉड एंड कोन सेल्स हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करती है। तो पिगमेंटेड लेयर के
3 काम हो गए। एक तो इसके अंदर मेलानिन होता है, इसलिए ये जो भी एक्स्ट्रा लाइट आ रही है, यानी कि जो लाइट रॉड एंड कोन्स या बाकी की इन सेल्स के अलावा जो एक्स्ट्रा लाइट है बीच वाली, उन लाइट्स को रोकने का काम करती है, जिससे कि इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प बने, एकदम हमें अच्छे से दिखाई दे। तो वो स्ट्रे लाइट जिसे बोलते हैं उसे रोकने का काम करती है। दूसरा काम क्या करती है, ये इसके अंदर फेगोसाइट सेल्स होती हैं जो कि रॉड एंड कोन सेल्स की ओल्ड या टॉर्न अप प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको डाइजेस्ट करके खा जाती है। और तीसरा जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है रॉड एंड कोन सेल्स को। तो इस तरह से ये पिगमेंट लेयर होती है। पिगमेंट लेयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है न्यूरल लेयर। न्यूरल लेयर के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो है फोटो रिसेप्टर, इसके बाद है बाइपोलर लेयर और गैंग्लियोनिक सेल लेयर, पीबीजी प्रेजेंट होता है। फोटो रिसेप्टर लेयर, देन बाइपोलर सेल लेयर और गैंग्लियोनिक सेल लेयर। तो फोटो रिसेप्टर सेल लेयर को बाइपोलर सेल लेयर से इंटरलिंक करने वाली जो लेयर होती है वो होती है आउटर साइनेप्टिक लेयर। इसके अलावा बाइपोलर सेल लेयर को गैंग्लियोनिक सेल लेयर से इंटरकनेक्ट करने वाली जो लेयर होती है वो होती है इंटर साइनेप्टिक या इनर साइनेप्टिक लेयर। ये जो सारी की सारी न्यूरल लेयर्स हैं ये एक्चुअली ब्रेन का ही एक्सटेंशन होती हैं। तो ब्रेन में से ब्रेन की ही नर्व सेल्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारी आई के अंदर आ रही हैं और आई से इंफॉर्मेशन को लेकर वापस से ये ब्रेन में जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फंक्शन करती हैं। अब हम देख लेते हैं फोटो रिसेप्टर लेयर को। तो जो फोटो रिसेप्टर लेयर है उसमें 2 मेन टाइप की सेल्स मिलती हैं, रॉड सेल्स और एक कोन सेल्स। रॉड सेल्स को रॉड सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो ऊपर वाला पार्ट है, या जैसे आउटर सेगमेंट वाला पार्ट भी कहते हैं यहाँ तक का, वो पार्ट रॉड शेप का होता है। ठीक है, और जो कोन सेल्स हैं उनका ऊपर वाला या आउटर सेगमेंट वाला पार्ट कोन शेप का होता है। और ये दोनों के दोनों पिगमेंटेड एपिथेलियम में धसी हुई रहती हैं, एम्बेडेड रहती हैं और उनसे ही न्यूट्रिशन लेने का काम करती हैं। इसके अलावा इनका जो नीचे वाला पार्ट होता है रॉड एंड कोन का, यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इनका इनर सेगमेंट बोला जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक अ न्यूरॉन, एंड दे इंटरकनेक्ट विद द आउटर साइनेप्टिक लेयर थ्रू देयर डेंड्राइट्स। तो यहाँ पर ये इनके डेंड्राइट्स हैं जिनके थ्रू ये इंटरकनेक्ट कर रहे हैं आउटर साइनेप्टिक लेयर से। ये जो आपको ब्लू वाला दिखाई दे रहा है पार्ट, ये वाला, ये है आउटर साइनेप्टिक लेयर। आउटर साइनेप्टिक लेयर आगे जाकर बाइपोलर सेल लेयर से जुड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो बाइपोलर सेल लेयर होती हैं इनको बाइपोलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके दोनों तरफ एक्सोन्स होते हैं, बीच में एक सेल बॉडी और दोनों तरफ एक्सोन्स। ये एक्सोन्स जो हैं ये आउटर साइनेप्टिक लेयर के थ्रू फोटो रिसेप्टर सेल से जुड़ते हैं। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिले का काम कर रहे हैं। मतलब फोटो रिसेप्टर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो बाइपोलर सेल्स तक पहुंच जाती है। बाइपोलर सेल्स के अलावा, बाइपोलर सेल लेयर में बाइपोलर सेल्स के अलावा दो टाइप की सेल्स और होती हैं जो कि हैं एक हॉरिजॉन्टल सेल और दूसरी है एमिक्राइन सेल्स। हॉरिजॉन्टल सेल्स यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रही है ये वाली है हॉरिजॉन्टल सेल, जिसके कि एक्सोन्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड रहते हैं। और इसका जो मेन काम है वो होता है कि जो भी एक्स्ट्रा लाइट रेज आ रही हैं उन सभी को स्टॉप करना, इनहिबिट करना, तो वहीं की वहीं रोक लेना। जो भी एक्स्ट्रा लाइट रेज हैं या जो भी शार्प विज़न को डिस्टर्ब करने वाली जो डिस्टर्बिंग लाइट रेज हैं उन सबको ये वहीं की वहीं रोक लेती है। इसके अलावा एमिक्राइन सेल्स होती हैं। एमिक्राइन सेल्स जो हैं वो मिलती हैं बाइपोलर सेल लेयर और गैंग्लियोनिक सेल लेयर को जोड़ने वाली सेल्स। ठीक है, तो इनर साइनेप्टिक लेयर में ये प्रेजेंट होती हैं और ये गैंग्लियोनिक सेल और बाइपोलर सेल को इंटरकनेक्ट करती हैं। गैंग्लियोनिक सेल लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें गैंग्लियोनिक सेल लेयर इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जितने भी
इन सेल्स के जितने भी सेल बॉडीज़ हैं, ये सारी की सारी सेल बॉडीज़ एक जगह पर इकट्ठी हुई रहती हैं और इसी वजह से ये यहाँ पर गैंग्लियन जैसा बना लेती हैं। गैंग्लियन किसे कहा जाता है? जहाँ पर बहुत सारी सेल बॉडीज़, न्यूरॉन्स की बहुत सारी सेल बॉडीज़ एक ही जगह पर कलेक्ट हो जाती हैं, तो उस जगह को हम नाम दे देते हैं गैंग्लियन। तो यहाँ पर ये गैंग्लियन बनाकर रहती हैं। इनके जितने भी एक्सोन्स होते हैं वो सारे एक्सोन आगे की तरफ जाते रहते हैं निकलकर और एक साथ जुड़कर एक स्पेशल टाइप की नर्व बनाते हैं जिसे कहते हैं ऑप्टिक सेकंड नर्व। इसे ऑप्टिक सेकंड नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व है, यानी कि आई में से निकल रही है। और सेकंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्रेनियल नर्व सेकंड है, हमारे क्रेनियम की सेकंड नर्व है इसलिए। तो गैंग्लियोनिक सेल लेयर जो है ये सबसे आखिरी सेल लेयर है, या बोल सकते हैं सबसे इंटरनल है, ठीक है, सबसे इंटरनल सेल लेयर है। और इसके जो न्यूरॉन्स के जो एक्सोन्स निकल रहे हैं, ये एक्सोन्स आपस में मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो पीछे की तरफ आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये है ऑप्टिक नर्व जो कि आई में से रिले हो रहा है, निकल रहा है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा ये वाला जो मैंने डायग्राम है इसमें आप लोगों को बताया है कि गैंग्लियोनिक सेल के एक्सोन्स कैसे आते हैं। तो ये जो यहाँ पर हैं ये हैं गैंग्लियोनिक सेल्स। इन गैंग्लियोनिक सेल के एक्सोन्स इस तरह से निकल रहे हैं और निकल कर ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं? ये जो येलो वाला आपको पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज़ ऑप्टिक नर्व सेकेंड, ठीक है। इन ऑप्टिक नर्व्स के अलावा यहाँ पर रेटिनल आर्टरी और रेटिनल वेन्स भी होती हैं जो कि ऑप्टिक नर्व में से ही निकल कर बाहर की तरफ जाती हैं और इसे आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। साथ में यहाँ पर आप सारी लेयर्स को देख सकते हैं कि सबसे बाहर की तरफ है स्क्लेरा जो कि है फाइब्रस ट्यूनिक का पार्ट, फिर है कोरॉइड जो कि है वेस्कुलर ट्यूनिक का पार्ट, उसके जस्ट नीचे है पिगमेंटेड लेयर ऑफ नर्वस ट्यूनिक और पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना भी बोल सकते हैं, और उसके नीचे है फोटो रिसेप्टर, फिर उसके बाद आउटर सिनेप्टिक, बाइपोलर सेल लेयर, देन इनर सिनेप्टिक एंड देन सबसे अंदर की तरफ होती है गैंग्लियोनिक सेल लेयर, यानी कि यहाँ पर कैविटी के बिल्कुल पास में। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है। तो जब भी लाइट आती है ना, तो लाइट कहाँ से एंटर करेगी? लाइट एंटर करेगी लेंस के थ्रू या कॉर्निया के थ्रू, लेंस में, लेंस के थ्रू या कैविटी में, और कैविटी के थ्रू जाएगी सबसे इंटरनल लेयर ऑफ रेटिना पे, और वो इंटरनल लेयर कौन सी होती है? गैंग्लियोनिक सेल लेयर। फिर गैंग्लियोनिक सेल लेयर से वो जाएगी, वो लाइट रेज जाएंगी इनर सिनेप्टिक लेयर, देन बाइपोलर सेल लेयर, देन आउटर सिनेप्टिक लेयर एंड देन सबसे लास्ट में जाती है फोटो रिसेप्टर लेयर पर। यानी कि जो भी लाइट बाहर से आ रही है वो सबसे लास्ट में एंटर करती है रॉड एंड कोन सेल्स में, और वहीं पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, वही पूरा का पूरा विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व निकलती है, पीछे की तरफ जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व निकलती है, इस वाले पोर्शन को नाम दिया जाता है ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पर एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे कहा जाता है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क को एक और नाम देते हैं, दैट इज़ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, इसे ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रॉड एंड कोन सेल्स नहीं होती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल लेयर नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, और इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पर डार्कनेस रहेगी हमेशा, और इसीलिए हम कह देते हैं इसे ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट इसी तरीके से होता है। इसके बाद यहाँ पर साइड में, ब्लाइंड स्पॉट के बिल्कुल साइड में ये है ब्लाइंड स्पॉट, और इसके जस्ट साइड में यहाँ पर ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है, इसे बोला जाता है मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया एक येलो कलर का स्पॉट जैसा होता है जो कि रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है। रेटिना का सबसे मिडिल वाला पार्ट है ये, और यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। मैक्यूला ल्यूटिया ये येलो कलर का होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा मैक्यूला ल्यूटिया में बीचों बीच एक आपको थोड़ा सा डिप्रेशन दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे अंदर की तरफ एम्बेडेड है, धंसा हुआ है। इस पार्ट को नाम दिया जाता है फोबिया सेंट्रलिस। इसे कहा जाता है फोबिया सेंट्रलिस। फोबिया सेंट्रलिस जो है
यही रेटिना का वो पार्ट है जहाँ पर कि इमेज फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो भी इमेज है वो हमेशा किस पर बनती है, फोबिया सेंट्रलिस पर। अब फोबिया सेंट्रलिस पर बनने वाली जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। शार्प का मतलब है कि बाकी आप जो भी इमेज आजू बाजू में बनेगी वो सारी की सारी ब्लर इमेज बनेगी, लेकिन फोबिया सेंट्रलिस पर एकदम क्लियर इमेज बनती है हमारी आई की। तो इसीलिए तो जब हम लोग कुछ भी चीज़ को रीड करते हैं, सपोज़ हम इसे रीड कर रहे हैं हाइलॉइड कैनाल, तो जब भी आप हाइलॉइड वर्ड को पढ़ोगे तो आप जब हाइलॉइड पर अपनी आइज़ को सेंट्रलाइज करोगे तो आपको कैनाल भी थोड़ा थोड़ा साइड में से दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब आपको कैनाल अच्छे से पढ़ना होता है तो आपको अपनी आई को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है यूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि आइज़ जो है वो इस कैनाल वर्ड पर सीधे पड़ती हैं और आपको उसका शार्प इमेज दिखता है। लेकिन अभी भी आपको हाइलॉइड वर्ड जो है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा होता है लेटरल साइड से। तो कैनाल वर्ड हमें एकदम क्लियर कब दिखाई दिया, जब हमने अपनी आइज़ को थोड़ा सा टर्न किया। और आइज़ को टर्न करने से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें ये क्लियर दिखा, वो होता क्या है कि हम उस इमेज को इस फोबिया सेंट्रलिस वाले पार्ट पर फोकस करते हैं। जब हमने हाइलॉइड पढ़ा तो इमेज हाइलॉइड की जो इमेज है वो फोबिया सेंट्रलिस पर फोकस हुई, और जब हमने कैनाल पढ़ा यानी आइज़ को थोड़ा सा टर्न करके, तो हमारी जो आइज़ हैं वो कैनाल वर्ड पर फोकस हुई, हमारा जो फोबिया सेंट्रलिस है वो। तो इस तरह से फोबिया सेंट्रलिस पर जैसे जैसे कोई भी इमेज आती जाएगी तो वो हमें शार्प दिखती जाएगी, एकदम क्लियर दिखती जाएगी। मैक्यूला को एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। मैक्यूला को एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं कि जो मैक्यूला है वो पोस्टीरियर रेटिना का सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, बीचों बीच मिलता है। इसके अलावा ये येलो पिगमेंट का होता है, इसमें ज़ैंथोफिल नाम का पिगमेंट होता है, इसलिए ये येलो दिखाई देता है। हिस्टोलॉजिकली एम्प्टी स्पेस होता है दैट टेंड्स टू एक्यूमुलेट द एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल कॉजेज थिकनिंग। तो यहाँ पर कुछ थिकनिंग मिलती है, थोड़ा सा मोटा उभरा हुआ पार्ट होता है। मैक्यूला के बीचों बीच में होता है फोबिया सेंट्रलिस, जहाँ पर कि इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेंस की। तो लेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि लाइट रेस को अंदर तक पहुँचाने का काम करता है, और इसके अलावा रिफ्रैक्शन में भी हेल्प करता है। देखिए जो 75% रिफ्रैक्शन है वो तो कॉर्निया वाले पार्ट से हो जाता है, लेकिन बाकी का बचा जो 25% है वो हमारा लेंस करता है। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो कोई भी जो इमेज है जब वो बनती है तो वो बनती है लाइट रेस की वजह से, है ना। जब भी कोई लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है, हमें वो चीज़ दिखाई देती है। लेकिन हम बाहर की तरफ हमारी आइज़, सपोज़ ये वाला जो हिस्सा है ये आइज़ का है, और यहाँ पर है बाहर की तरफ एयर, अंदर है ये आइज़ वाला पार्ट जिसमें सबसे बाहर की तरफ आ जाता है कॉर्निया। तो दिस इज़ कॉर्निया, और उसके अंदर आ जाता है यहाँ पर लेंस। तो होता क्या है कि जब एयर से लाइट अंदर एंटर करती है, तो जब भी एंटर करेगी तो क्योंकि बाहर मीडियम था एयर और अंदर मीडियम है सॉलिड या कॉर्निया, तो क्या होगा कि लाइट रेज जो है वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाती हैं। तो आ रही थी इस डायरेक्शन में लेकिन थोड़ा सा भटक जाएंगी, वो थोड़ी सी ऐसे टर्न हो जाती हैं, ऐसे। इस तरह से जो भी लाइट रेज हैं उनका मुड़ना किसी दूसरे मीडियम में जाने पर, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन का पार्ट है ये केवल कॉर्निया पर ही नहीं होता, ये होता है हमारे लेंस में भी। तो जब ये लाइट रेज अब लेंस में जाएंगी तो वहाँ से भी थोड़ी सी डिफ्रैक्ट हो जाएंगी, अपनी जगह से हिल जाएंगी, और इस तरह से जब बहुत सारी लाइट रेज आती हैं तो वैसे थोड़ा थोड़ा सा मुड़ती जाती हैं और अंदर जाकर सीधे रेटिना पर टकराती हैं, और टकराने के बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिफ्रैक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे प्रोसेस को करने में। अब जो लेंस है उसे देख लेते हैं। तो जो लेंस होता है वो क्रिस्टलिन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। क्रिस्टलिन प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसपेरेंट प्रोटीन होती हैं, और ये लेंस में ऐसे अनियन की लेयर्स की तरह अरेंज होती है। जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसी तरह से ये क्रिस्टलिन की बहुत सारी लेयर्स मिलकर एक लेंस का फॉर्मेशन करती हैं। लेंस को
लेंस को सीलियरी मसल से कनेक्ट करने के लिए कुछ जोन्युलर फाइबर्स लगे हुए रहते हैं, जिन्हें सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी कह देते हैं कई बार। तो ये जो लिगामेंट्स या जो ये जोन्युलर फाइबर्स हैं, ये उसे सीलियरी मसल से अटैच रखने का काम करते हैं और साथ में लेंस के शेप को चेंज करने का भी काम करते हैं। बार बार में जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी कम हो या ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से हमारी जो आइज़ हैं, आइज़ में जो प्रेजेंट ये लेंस है, ये धीरे धीरे फैलता या सिकुड़ता रहता है, तो उसकी शेप को भी चेंज करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से जो लेंस होता है वो इमेज फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेंस के बाहर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये है आइरिस। आइरिस जो है वो उनके बीचों बीच का जो पार्ट है, ये खुला हुआ जो लेंस के सबसे आगे है, इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। तो आइरिस जो है वो इस प्यूपिल के साइज़ को कम या ज़्यादा करने में हेल्प करते हैं। आप अपने आइज़ में बीचों बीच जब देखते हैं तो आपको एक बड़ा सा ब्लैक वाला पार्ट दिखाई देता है। सपोज़ ये हमारी आई है, तो आई में आपको बड़ा सा एक बीच में पार्ट दिखाई देता है। ये जो पार्ट है ये बोला जाता है आइरिस। और आइरिस के भी अंदर बीचों बीच यहाँ पर मिलता है एक ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का पार्ट, जिसे बोलते हैं प्यूपिल। तो यही वो प्यूपिल है। यहाँ पर ये जो दो आइरिस के बीच वाला पार्ट है, ये है प्यूपिल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनल कैविटीज़ की। तो जो आई होती है, पूरी की पूरी आई है, उसके अंदर दो कैविटीज़ मिलती हैं। एक होती है एंटीरियर कैविटी, दैट इज़ नोन एज एक्वस चेम्बर, और दूसरी होती है पोस्टीरियर कैविटी या विट्रस चेम्बर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा चीज़ है कि जो एंटीरियर कैविटी होती है ना, इस एंटीरियर कैविटी को भी दो चेम्बर्स में डिवाइड किया जाता है। दो चेम्बर्स में डिवाइड किया जाता है। पहला चेम्बर होता है एंटीरियर चेम्बर और दूसरा होता है पोस्टीरियर चेम्बर। अब एंटीरियर कैविटी और एंटीरियर चेम्बर जो हैं वो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। एंटीरियर कैविटी के अंदर दो चेम्बर्स होते हैं, एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर। ठीक है, तो ये चीज़ एक याद रखने वाली है। दूसरा है पोस्टीरियर कैविटी, यह है कैविटी, पोस्टीरियर कैविटी, इसको विट्रस चेम्बर भी कहा जाता है। तो ये दो कैविटीज़ मिलती हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना है चेम्बर से। सबसे पहले हम एंटीरियर कैविटी की बात कर लेते हैं। एंटीरियर कैविटी को एक्वस चेम्बर भी कहा जाता है। ये कॉर्निया और आइरिस के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एंटीरियर कैविटी जो है या एक्वस चेम्बर है, ये दो होते हैं। एक होता है एंटीरियर चेम्बर, यानी दो टाइप के होते हैं, एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर। तो जो एंटीरियर चेम्बर है वो प्रेजेंट होता है कॉर्निया, यहाँ पर आप देखेंगे इस इमेज में, कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे एंटीरियर चेम्बर, और आइरिस और लेंस के बीच का जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर चेम्बर। ठीक है, दोनों के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कौन करता है, हमारी सीलियरी प्रोसेसेस। ठीक है, सीलियरी प्रोसेसेस जो हैं उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज में से धीरे धीरे एक फ्लूइड रिलीज होता रहता है। इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर आके इन दोनों के दोनों चेम्बर्स में, जो कि एंटीरियर कैविटी के चेम्बर्स हैं, उनमें भर जाता है। ठीक है, और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर भी है एक्वस ह्यूमर का कि ये हर 90 मिनट में रिप्लेस किया जाता है। यानी पुराने वाले को तो कैनाल ऑफ श्लेम के थ्रू ड्रेन कर दिया जाता है और एक नया एक्वस ह्यूमर वहाँ पर बन जाता है। तो इस तरह से हर 90 मिनट में ये साइकिल चलती रहती है। कैनाल ऑफ श्लेम कहाँ पर होती है ये भी मैंने आपको बताया था कि कैनाल ऑफ श्लेम बाहर स्क्लेरा वाला जो पार्ट है उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये एक होल जैसा होता है जिसमें एक्वस ह्यूमर जाकर चला जाता है। एक्वस ह्यूमर का जो काम है, मेन काम है, वो होता है ये न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, इसलिए ये हमारे कॉर्निया और लेंस इन दोनों को ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है, यानी आइज़ हमारी एकदम तनी हुई रहती हैं, एकदम शेप में रहती हैं, टर्जिड रहती हैं, तो वो जो इसको शेप है वो देने का काम कौन करता है, ये एक्वस ह्यूमर, जो कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डेवलप करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो क्या होता है कि एक ग्लॉकोमा नाम की डिजीज़ हो जाती है जिसमें कि
जिसमें कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आइज़ थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल जाती हैं। इसके बाद हम पोस्टीरियर कैविटी की बात करते हैं। जिसे विट्रस चेंबर भी कहा जाता है। तो ये जो पोस्टीरियर कैविटी है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये लेंस वाले पोर्शन से और रेटिना वाले पोर्शन के बीच वाला हिस्सा होता है। इस विट्रस चेंबर या पोस्टीरियर कैविटी में जो है ये आई का लगभग 2/3 पार्ट कवर करती है। तो आई का लगभग 2/3 पार्ट क्या है, ये पोस्टीरियर चेंबर या पोस्टीरियर कैविटी ही है। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम नाम देते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जेलेटिनस होता है, यानी कि जेली लाइक होता है, अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्वस ह्यूमर हर 90 मिनट में रिप्लेस होता है, वैसे विट्रस ह्यूमर रिप्लेस नहीं होता है। जब कह सकते हैं कि ये हमारी जब से हमारा बर्थ होता है, जब से हम इस दुनिया में आते हैं तब से लेकर और हमारी डेथ तक वहीं पर रहता है। ठीक है, तो इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ये एक बार बन जाता है लाइफ में, उसके बाद कभी नहीं बनता वापस। ठीक है, और ये जेलेटिनस होता है। इसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 99% वाटर होता है, 1% हाइलुरोनिक एसिड और कुछ कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है, तो ये ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है जो कि जो भी लाइट रेज अंदर आती हैं उन लाइट रेज को सीधे रेटिना पर फोकस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना। तो रेटिना पर इमेज कैसे बनती है, तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो भी लाइट रेज हैं वो अगर किसी ऑब्जेक्ट से, सपोज़ यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज हैं वो सबसे पहले कॉर्निया पर गिरती हैं। और कॉर्निया पर जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए लाइट रेज जो है वो थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। ठीक है, मुड़ने के बाद जैसे ही वो लेंस से टकराती हैं, जब ये लाइट रेज आगे लेंस से टकराती हैं तो लेंस से टकराने के बाद भी ये थोड़ा सा और मुड़ जाती हैं। मुड़ने के बाद ये इतना मुड़ती जाती हैं धीरे धीरे कि जब ये आगे मिलती हैं तो इनका इमेज रेटिना पर बनता है, मतलब ये सीधे रेटिना पर पहुंचती हैं ये लाइट रेज, और रेटिना पर जाकर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। इमेज जो भी बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है, यानी अगर कोई चीज़ यहाँ पर सीधी खड़ी हुई है तो हमें यहाँ पर इमेज उल्टी दिखाई देगी, थोड़ी छोटी दिखाई देगी। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर उस इमेज का राइट पार्ट यहाँ पर है और लेफ़्ट पार्ट इधर है तो हमें जो इमेज दिखाई देगी उसका लेफ़्ट पार्ट इधर और राइट पार्ट इधर होगा। अब आप कहेंगे कि हमें इमेज कभी भी उल्टी नहीं दिखाई देती, अगर कोई आदमी सीधा खड़ा हुआ है तो हमें वो सीधा ही दिखाई देता है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें कि हमारा जो ब्रेन है उसने कुछ इस तरह से लर्न कर लिया है बचपन से ही कि हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो हमें सीधा ही दिखाई दे रहा है, तो हम भले ही उल्टी चीज़ देख रहे हैं रियल में, लेकिन उसे हमने सीधा देखना ही सीख लिया है, हमारे ब्रेन ने लर्न कर लिया होता है। तो हमें कोई भी चीज़ सीधी ही दिखाई देती है, हम ये सोचते हैं कि हम सीधा ही देख रहे हैं। इसके अलावा राइट लेफ़्ट पार्ट का भी जो ये डिफरेंशिएशन है ये भी हमारे ब्रेन ने लर्न कर लिया है कि हमें जो भी दिखाई दे रहा है उसमें राइट पार्ट राइट जगह ही है और लेफ़्ट पार्ट लेफ़्ट जगह ही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब जब हम बात करें कि जो कई बार आप लोगों को चश्मा लग जाता है, तो किसी को दूर का चश्मा, किसी को पास का चश्मा, तो वो किस वजह से लगता है, तो जिन लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, यानी कि जिन्हें नियर साइटेडनेस होती है। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है जिनको पास की चीज़ें तो साफ दिखाई दे रही हैं, नियर की चीज़ें तो, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, तो उनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है। तो उन लोगों को बोला जाता है मायोपिक, उनकी आइज़ को बोला जाता है मायोपिक आई, और इस बीमारी को कहा जाता है मायोपिया। मायोपिया में होता क्या है कि जो भी दूर से आने वाली जो भी लाइट रेज हैं, दूर की इमेज से आने वाली लाइट रेज, वो लाइट रेज थोड़ी जल्दी मुड़ जाती हैं। ठीक है, थोड़ी जल्दी मुड़ जाती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कॉर्निया पे ही मुड़नी चाहिए ना, जल्दी क्यों मुड़ेंगी वो, तो होता क्या है कि उन लोगों की कॉर्निया ही थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि आईबॉल का साइज़ ही बढ़ जाता है। जब आईबॉल का साइज़ बढ़ जाएगा और कॉर्निया थोड़ी आगे की तरफ हो जाएगी तो जो लाइट रेज है वो थोड़ी जल्दी मुड़ जाएंगी, और जब जल्दी मुड़ जाएंगी तो उनका जो मिलान है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में कि रेटिना है ये येलो वाली यहाँ पर, और इमेज जो है वो बन गई है रेटिना से पहले ही, क्योंकि यहाँ पे मुड़ वो पहले गई है और मुड़ने के बाद उनका इमेज फॉर्मेशन भी पहले ही हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन पाती है, और इसीलिए क्या होता है कि उन लोगों को दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इन लोगों की आइज़ को करेक्ट कैसे किया जाए, तो उसमें लगाया जाता है कॉनकेव लेंस। जो आपके जिन लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है उन लोगों को कॉनकेव लेंस वाले ग्लासेस दिए जाते हैं, और ये जो कॉनकेव लेंस है ये क्या करते हैं, लाइट रेस को थोड़ा सा और चौड़ा कर देते हैं, और जब ये फिर कॉर्निया से टकराती हैं तो ये ईज़िली इतना मुड़ पाती हैं कि ये सीधे रेटिना पर अपनी इमेज बनाएं। ठीक है, रेटिना पर जैसी इमेज बनता है तो आपको ईज़िली दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद जो दूसरी बीमारी है दैट इज़ फार साइटेडनेस, या जिसे हाइपरोपिया भी कहते हैं। हाइपरोपिया में क्या होता है कि आपको दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीज़ें पढ़ने में देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, मतलब उसमें क्या होता है उस बीमारी में, उसमें आईबॉल का साइज़ थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। आईबॉल का साइज़ नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, या कह सकते हैं कॉर्निया जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। जब कॉर्निया पीछे की तरफ हो जाएगी तो आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उससे जो भी लाइट रेज आएंगी वो थोड़ा लेट मुड़ेंगी। जब वो लेट मुड़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रेटिना से पीछे की तरफ इमेज बनेगा, रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है आप लोगों को। तो जब आप इन लेंसेज को लगाते हैं तो क्या होता है कि लाइट रेज जो है वो थोड़ा पहले मुड़ जाती हैं, इस लेंस से ही मुड़ जाएंगी वो डायरेक्टली, और लेंस से मुड़ने के बाद इमेज जो है वो पीछे की तरफ ना बनकर सीधे बनेगा रेटिना पर। ठीक है, यहाँ रेटिना पर इमेज बन जाता है और इस तरह से आपको साफ दिखाई देने लग जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये है इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस, जो कि रेटिना पर होता है। और मेनली जो मैंने आपको बताया कौन से पार्ट पर, रेटिना के मैक्युलर ल्यूटिया में प्रेजेंट फोबिया सेंट्रलिस पर ये इमेज एकदम शार्प बनता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ विजन को, तो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आपको फिजियोलॉजी ऑफ विजन समझना है अच्छे से तो आपको पार्ट सेकंड भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। पार्ट सेकंड के साथ साथ पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को अकोमोडेशन और ये सारे पार्ट्स भी समझाए हैं, तो प्लीज़ दोनों पार्ट्स को आप लोग देखिए और उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ विजन पर बढ़िए। देखिए ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आई है ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है ये एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, कभी ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ जाता है, या फिर कभी पूरे के पूरे जो CSIR का जो पार्ट थर्ड है, पार्ट सी वाला, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे मदद मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड वॉच माई पार्ट थर्ड ऑफ दिस वीडियो।